नमस्कार दोस्तों, कथा सागर में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे भगवती चरण वर्मा की प्रसिद्ध कहानी 3 वर्ष का भाग 7 गार्गी की आवाज में। प्रेम अस्थायी है और प्रेम के आधार पर होने वाले विवाह पर मैं विश्वास नहीं करता, अजीत ने कहा। रमेश ने कहा, अजीत, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। प्रेम ईश्वरीय है, प्रेम ही जीवन है। अजीत मुस्कुराया। प्रेम जीवन है, ईश्वरीय है, मानता हूँ, लेकिन उसी प्रकार जिस प्रकार घृणा, क्रोध, दया आदि भावनाएं ईश्वरीय हैं, यह जीवन है। रमेश के कमरे में 4 आदमी थे। भुवनेश्वर प्रसाद, कृष्णानंद, अजीत और रमेश, चारों सहपाठी थे और नवयुवक। भुवनेश्वर नाटे कद का दुबला सा युवक था, मुख छोटा सा, लंबा और पीला। उसको देखने वाला व्यक्ति उसके मुख पर प्रतिभा के लक्षण ना देख सकता था, केवल उसकी आंखों में एक विचित्र प्रकार की चमक थी। कृष्णानंद गोरा और लंबा था, शरीर की एक एक हड्डी गिनी जा सकती थी। मुख सुंदर लेकिन गाल पिचके हुए, आंखें कमजोर, हर वक्त ऐनक लगी रहती थी। कृष्णानंद का विवाह होने वाला था। पिता ने बिना कृष्णानंद की इच्छा के उसका विवाह तय कर दिया था। कृष्णानंद का कहना था कि वह विवाह से किसी भी प्रकार संतुष्ट ना होगा। उसने उस स्त्री अथवा लड़की को कभी नहीं देखा जो उसकी जीवन संगनी होने वाली थी। वह रमेश से सलाह करने आया था कि क्या किया जाए। उसी समय अजीत भी आ गया था। कृष्णानंद ने कहा, कुंवर साहब, फिर भी क्या विवाह में प्रेम प्रधान नहीं है? क्या हमें उस स्त्री को अपने गले बांध लेना चाहिए जिसे हमने कभी नहीं देखा, जिसे ना हम समझते हैं और जो हमको भी नहीं समझती है? अजीत कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने कहा, प्रश्न यह है कि क्या प्रेम विवाह का आधार है अथवा विवाह प्रेम का आधार है? प्रेम की कई परिभाषाएं दी गई, पर मैं तो समझता हूँ कि प्रेम की परिभाषा करना असंभव है। हम प्रेम को समझ सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं, पर उसकी परिभाषा करना हमारी शक्ति के बाहर है। इस बार रमेश हंसा। प्रेम की परिभाषा करना हमारी शक्ति के बाहर है? फिर हम बड़े विश्वास के साथ जोर से चिल्लाकर कह सकते हैं कि प्रेम विवाह का आधार नहीं हो सकता। अजीत, प्रेम ईश्वरीय है, दो आत्माओं का बंधन है। प्रेम में ही संसार स्थित है। प्रेम अनादि है, प्रेम अनंत है, प्रेम ही मनुष्य का प्राण है। भुवनेश्वर उठ खड़ा हुआ। सीधे खड़े होकर उसने अपने स्वाभाविक तीव्र और सुरीले स्वर में कहना आरंभ किया, रमेश बाबू, आप आदर्शवादी हैं। आप में कल्पना प्रधान है। कविता का भी कुछ अंश आप में है, पर मैं भावुक नहीं हूँ। मैं संसार को संसार से ऊपर उठकर देखने में विश्वास करता हूँ और मैं जानता हूँ कि प्रेम क्या है। प्रेम आत्मिक और शारीरिक आकर्षण का दूसरा नाम है। जहाँ केवल आत्मिक आकर्षण होता है, वहाँ हम उसे मित्रता कहते हैं। साथ ही शारीरिक आकर्षण को वासना कहते हैं। इसी मित्रता और वासना के सम्मिश्रण का नाम प्रेम है। इतना कहकर भुवनेश्वर कुर्सी पर बैठ गया और उसने तीनों की ओर यह देखने के लिए देखा कि उसकी बात का कितना प्रभाव पड़ा है। अजीत मुस्कुराया। एक आदर्शवादी बनने की कोशिश कर रहा है, दूसरा यथार्थवादी बनने की। शब्दों का खेल, यदि इसी को परिभाषा कहते हैं, तो मैं आप दोनों से सहमत हूँ, क्योंकि दोनों ही एक बात कर रहे हैं, जरा भी भेद नहीं है। सृष्टि का विकास ही स्त्री और पुरुष के संपर्क से हुआ है, इसलिए प्रेम में ही संसार स्थित है। वह अनादि और अनंत है। फिर तुम दोनों की बातों में भेद ही क्या है? पर तुम दोनों ही भूल करते हो। प्रेम जैसा हम उसे जानते हैं, दो प्राणियों के हितों के एक हो जाने से उनमें जो सहानुभूति एक दूसरे के प्रति जो एकीकरण की भावना हो जाती है, उसे कहते हैं। याद रखिए कि हम सब जीवन में अपने सुख दुख के भार को बांटना चाहते हैं। यह दुख को अकेले वहन करना ही तो हमारे लिए असंभव है। एकाकीपन का भार ही सबसे अधिक असहाय भार है। इसलिए हम अपने लिए जीवन में एक साथी चाहते हैं। उस दिन छुट्टी थी। रविवार मनाने के लिए अजीत सुबह ही रमेश के यहाँ आ गया था। उस समय 11 बज रहे थे। रमेश ने उठते हुए कहा, मुझे अभी खाना है और इसलिए मैं केवल इतना ही कहूँगा कि मैं आप लोगों से सहमत नहीं हूँ। वाद विवाद करना ही बेकार है। कृष्णानंद ने रमेश का हाथ पकड़कर बिठा लिया। भाई ठहरो, तुम्ही को अकेले नहीं खाना है। ना भुवनेश्वर ने खाया है और ना मैंने। सबों का खाना यही मंगवा लेता हूँ। अजीत ने कोट उतारकर खूंटी पर टांगते हुए कहा, क्या आज स्पेशल बना है? हाँ, रमेश ने उत्तर दिया। तो फिर एक थाली मेरे लिए भी मंगवा लो। अब कौन घर जाए? जरा वाद विवाद का विषय रोचक है और इस पर मैं समझता हूँ मैं काफी अच्छी राय दे सकता हूँ।
कृष्णानंद ने कमरे के बाहर निकलकर बरामदे से नौकर को बुलाया। उसे खाना लाने को कहकर वह फिर कमरे में आ बैठा। उसने कहा, मेरी उलझन अभी नहीं मिटी, खास निर्णय पर तो पहुंचना ही पड़ेगा। मियाँ, खास निर्णय पर पहुंचकर क्या करोगे? बाप ने शादी तय की है, सोच समझ कर तय की होगी। जाओ शादी कर डालो, यही पक्की राय है। अजीत ने कहा, मैं ऐसे विवाह पर विश्वास नहीं करता। विवाह के पहले तुम्हें खुद लड़की को देख लेना चाहिए, उससे बातचीत कर लेनी चाहिए, क्योंकि विवाह तुम्हारा हो रहा है, ना कि तुम्हारे पिता का। जीवन भर तुम्ही को अपनी पत्नी के साथ निभाना पड़ेगा, रमेश ने कहा। आखिर क्या जरूरी है कि तुम विवाह करो? विवाह बेकार की बात है, क्योंकि अविवाहित रहकर भी काम चलाया जा सकता है, भुवनेश्वर ने कहा। 3 आदमी और 3 राय। उलझन से निकलने की जगह तो और भी उलझन में पड़ा जा रहा हूँ, कृष्णानंद ने मेज पर हाथ पटकते हुए कहा। अजीत ने कहा, जितने आदमी मिलेंगे उतनी राय भी मिलेगी। लेकिन जनाब, अगर आपके पास दिमाग है और वह दुरुस्त है तथा ठीक तरह से कामकाज कर रहा है, तो आप बड़ी आसानी से अपनी भी राय कायम कर सकते हैं, और वही राय ठीक है। तो मिस्टर अजीत, मुझे तो रमेश की बात अधिक जच रही है। वह तो जचेगी ही, क्योंकि उस पाश्चात्य संस्कृति की भी यही राय है जिसमें हम पल रहे हैं और जो हमें अपाहिज बनाए हुए है। मिस्टर कृष्णानंद, एक बात आप जानते हैं कि विवाह का आरंभ कहाँ से हुआ है? विवाह प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि मनुष्य जाति को छोड़कर वह कहीं नहीं पाया जाता। स्त्री को आश्रय देना, उसकी रक्षा करना यह पुरुष का कर्तव्य है। इसलिए प्रत्येक पुरुष का कर्तव्य समझा गया है कि वह एक स्त्री को आश्रय दे, साथ ही उस स्त्री को अपनाकर अपने को पूर्ण बनाए। अब आती है रमेश की बात। मिस्टर कृष्णानंद, क्या आप समझते हैं कि आप अपने लिए योग्य स्त्री ढूंढ सकते हैं? यह याद रखिए कि जब आप किसी स्त्री को देखकर उससे विवाह करते हैं, तब आप उसके रूप को अपनाते हैं, ना कि उसके गुणों को। रूप की चकाचौंध के आगे आप गुणों को देख ही नहीं सकते, और फलतः जब रूप का खुमार उतर जाता है, तब आपको एक भयानक स्थिति का मुकाबला करना पड़ता है। जहां आप केवल रूप देखते हैं, वहां आपके पिता बराबर का कुल, लड़की के गुण तथा अन्य कई बातों की जांच करते हैं, जिनकी आप रूप की तृष्णा के आगे परवाह नहीं करते, पर जो जीवन को सुखी बनाने के लिए नितांत आवश्यक है। आप अपने पिता पर विश्वास कीजिए, वे अनुभवी हैं, वे आपके पिता हैं, आप पर उनकी ममता है। पिता आपका अहित ना करेंगे, आप स्वयं अपना अहित कर सकते हैं। और प्रेम तो बात की बात है, जिस समय आप दोनों एक बंधन में बंध गए, आप दोनों के स्वार्थ एक हो गए, जीवन धाराएं एक में मिल गई, तब आपस में प्रगाढ़ सहानुभूति हो ही जाएगी। इसलिए हमारी संस्कृति ने विवाह में पिता को इतनी स्वतंत्रता दे रखी है। कृष्णानंद के मुख पर एक प्रकार की चमक आ गई। खड़े होकर उसने अजीत से हाथ मिलाया। फिर उसने कहा, मिस्टर अजीत, आप विलायत हो आए हैं। मैं आपको पूरा साहब समझता था, लेकिन आज मैंने देखा कि आप बहुत बड़े विद्वान तथा अनुभवी हैं। आपने मुझे एक अमूल्य सलाह दी है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। रमेश ने कहा, भाई कृष्णानंद, मेरी बात भी तो सुन लो। नहीं, अजीत ने जो बात कह दी वह पक्की है। अब कुछ नहीं। पक्की कैसे? मेरी बात भी। अरे सुनो तो, झुंझलाते हुए रमेश ने कहा। क्या हम इतने समझदार? तुम मेरी उलझन को बढ़ाने पर तुले हो और मैं उसे दूर कर चुका हूँ, इसलिए मैं चला। यहाँ बैठने से तुम मानोगे नहीं, कहोगे जरूर, इसलिए आदाब। यह कहकर वह दरवाजे की ओर बढ़ा। भुवनेश्वर ने कहा, भले आदमी, खाना मंगवाया है, वह तो खाते जाओ। खाना मेरे कमरे में भिजवा देना, बरामदे से कृष्णानंद ने जवाब दिया। थोड़ी देर तक तीनों व्यक्ति मौन बैठे रहे। भुवनेश्वर ने उठते हुए कहा, भाई मैं भी चला, मेरा खाना भी मेरे कमरे में भिजवा देना। अच्छा, अजीत ने उत्तर दिया। भुवनेश्वर के चले जाने के बाद अजीत ने रमेश का हाथ पकड़ते हुए कहा, रमेश, क्या तुम वास्तव में प्रभा से प्रेम करते हो? रमेश चौंक सा उठा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। इस समय अजीत के मुख की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। उसकी आंखों में एक प्रकार की करुणा आ गई थी। उसने बहुत गंभीर स्वर में धीरे से कहा, रमेश, क्या तो तुम मुझे धोखा दे रहे हो या अपने को ही? दोनों बातों से मुझे दुख हुआ। तुम जानते हो कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ। रमेश उस समय अपने आप को रोक ना सका। अजीत का हाथ अपने दोनों हाथ में दबाते हुए उसने कहा, अजीत, मुझे माफ करो, मैं तुमसे झूठ बोला। मैं प्रभा से प्रेम करता हूँ। फिर तुम मुझसे झूठ क्यों बोले? अजीत के मुख पर उसकी स्वाभाविक मुस्कुराहट दौड़ आई। इसलिए कि मैं तुम्हें दुखाना नहीं चाहता था। प्रभा तुम्हारी ओर अधिक आकर्षित है, और शायद तुम भी प्रभा से। अजीत ठहाके के साथ हंस पड़ा। रमेश, तुम निश्चिंत रहो, मैं प्रभा से प्रेम नहीं करता,
और शायद मैं प्रभा से प्रेम कर भी नहीं सकता, लेकिन तुम प्रभा से प्रेम करके गलती कर रहे हो। गलती कर रहा हूँ? आश्चर्य से रमेश ने पूछा। हाँ, गलती कर रहे हो। तुम प्रेम करने के लिए बनाए ही नहीं गए हो रमेश। कम से कम ऐसा प्रेम करने के लिए जैसा प्रभा चाहती है। रमेश ने आंखें फाड़कर अजीत की ओर देखा। मैं नहीं समझा, और मैं समझा भी नहीं सकता हूँ, लेकिन इतना कह दूं, तुम प्रभा के साथ खेलो, मौज करो, यह समझ करके कि खेलना और मौज करना ही प्रेम है, इससे आगे मत बढ़ना। कुछ रुक कर उसने फिर कहा, लेकिन तुम रुक ना सकोगे। मैं जानता हूँ कि रुकना तुम्हारे लिए असंभव है। तुम उन थोड़े से आदमियों में एक हो, जीवन जिनके लिए बहुत गंभीर समस्या है। तुम प्रेम करते हो, तुम्हारे लिए प्रेम का अर्थ होता है विवाह। यही तुम गलती करोगे। इस बार रमेश के हंसने की बारी थी। विवाह और प्रेम? अजीत, प्रभा मुझसे प्रेम नहीं करती और ना कर सकती है, फिर इसका प्रश्न ही सामने नहीं आता। इसी समय नौकर खाना ले आया और बातचीत समाप्त हो गई। खाना खा लेने के बाद अजीत ने रमेश से पूछा, अब आगे क्या प्रोग्राम है? मेरा तो कोई प्रोग्राम नहीं है, जैसा तुम चाहो। तो फिर भाई, मैंने तो आज अपने को तुम्हारे हाथों छोड़ दिया है। कुछ सोचकर रमेश ने कहा, तो चलो प्रभा के यहाँ ही कुछ गपशप की जाए। दोस्तों, इसी के साथ हमारा भाग 7 समाप्त होता है। स्टोरी पसंद आई हो तो स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भाग 8 मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगी। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।